तो क्या एक राष्ट्र सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों से पैदा होता है, या फिर ये साझा सपनों और गहरे मतभेदों की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है? आज हम 20वीं सदी की शुरुआत के भारत के उसी सफर पर चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक राष्ट्र का विचार आखिर गढ़ा कैसे गया। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह भारतीय राष्ट्रवाद की कहानी भी एक विलन से शुरू होती है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। यही गुलामी और उत्पीड़न का वो साझा एहसास था जिसने लाखों लोगों को एक ऐसे बंधन में बांध दिया जो आगे चलकर एकता की बुनियाद बनने वाला था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सभी लोग आज़ादी के एक ही मतलब के लिए लड़ रहे थे? भाई, सिर्फ इसलिए कि दुश्मन एक था, इसका यह मतलब तो नहीं था कि भविष्य का सपना भी सबका एक जैसा हो। और यही तनाव इस पूरी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इसी उथल-पुथल के बीच 1915 में एक नए नेता की एंट्री होती है, महात्मा गांधी। और वो भारत लौटे एक ऐसे आइडिया के साथ जो इस संघर्ष के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने इसे नाम दिया सत्याग्रह, मतलब सत्य की शक्ति। अब ये सिर्फ चुपचाप विरोध करना नहीं था, नहीं, ये एक एक्टिव, एक नैतिक शक्ति थी। उनका मानना था कि अगर मकसद सच्चा हो और संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो, तो जालिम से लड़ने के लिए आपको फिजिकल फोर्स यानी शारीरिक बल की कोई जरूरत नहीं है। इसका मकसद दुश्मन को खत्म करना नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा को झकझोरना था। उसे वो सच देखने पर मजबूर करना था जिसे वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था। और हां, ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं था। गांधी जी ने इस पावरफुल आइडिया को जमीन पर टेस्ट किया, चंपारण के किसानों के साथ, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ, और ये साबित कर दिया कि अहिंसा वाकई में एक राष्ट्र को जोड़ने वाली ताकत बन सकती है। अच्छा, तो इन शुरुआती जीतों ने एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए स्टेज सेट कर दिया। 1921 में असहयोग आंदोलन के साथ आज़ादी की लड़ाई एक नए, एक राष्ट्रव्यापी दौर में एंटर कर गई। पूरे भारत से लोग इस आवाज पर उठ खड़े हुए। लेकिन स्वराज शब्द का मतलब हर किसी के लिए अलग था। सोचिए, एक किसान के लिए इसका मतलब था जालिम लगान से छुटकारा, तो एक व्यापारी के लिए इसका मतलब था व्यापार पर लगे बैन का हटना। और ये फर्क तो शहरों और गांवों के बीच और भी साफ दिखता था। शहरों में मिडिल क्लास विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहा था, ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। लेकिन गांवों में किसानों के लिए ये उनके वजूद की लड़ाई थी, उन जमींदारों के खिलाफ जो उनकी जमीन और मेहनत दोनों का शोषण कर रहे थे। स्वराज की ये परिभाषा और भी अलग अलग शक्लें ले रही थी। कुछ आदिवासी समूहों के लिए इसका मतलब था अपने जंगलों और अपनी लाइफस्टाइल को बचाने के लिए हथियार उठा लेना, तो वहीं असम के बागान मजदूरों के लिए इसका मतलब था गांधी राज आ गया है और अब वो आज़ाद हैं अपने गांव में लौटने के लिए। और यही कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। आज़ादी का यही जुनून, ये अलग अलग मतलब अक्सर हिंसा में बदल जाते थे, और हिंसा गांधी जी के सत्याग्रह के मूल सिद्धांत के एकदम खिलाफ थी। तो जब हालात काबू से बाहर हो गए, उन्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा, आंदोलन को वापस लेने का। लेकिन संघर्ष रुका नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो बस अपना रूप बदल रहा था। 1930s आते आते लक्ष्य और भी ज्यादा साफ हो चुका था। अब बात सिर्फ नॉन कोऑपरेशन की नहीं थी, अब ये पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की सीधी मांग थी। और इस नए लक्ष्य के लिए गांधी जी ने सिंबलिज्म की अपनी कमाल की समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या चुना? नमक, एक बिल्कुल साधारण रोजमर्रा की चीज। नमक मार्च एक सिंपल लेकिन इतना पावरफुल कदम था जिसने ब्रिटिश राज के अन्याय को सबके सामने लाकर रख दिया, एक ऐसे तरीके से जिसे हर भारतीय समझ सकता था, महसूस कर सकता था। और बिल्कुल असहयोग आंदोलन की तरह ही यहां भी लोग अलग अलग वजहों से जुड़ रहे थे। अमीर किसान ज्यादा लगान के खिलाफ थे, तो व्यापारी चाहते थे कि बिजनेस पर लगी पाबंदियां हटे। मतलब सब साथ तो चल रहे थे, लेकिन उनकी अपनी अपनी मंजिलें, उनके अपने स्वराज का जो आइडिया था वो अब भी अलग था। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन की ताकत बढ़ रही थी ना, एकता की जमीन के नीचे की दरारें और भी गहरी हो रही थीं। अब ये साफ हो रहा था कि भारतीय राष्ट्र की कोई एक सिंपल सी परिभाषा नहीं है। दो बड़े समुदाय थे, दलित और मुसलमान, जो खुद को कटा हुआ महसूस करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस का जो ये आंदोलन है वो उनकी खास चिंताओं और उनकी उम्मीदों पर ध्यान नहीं दे रहा है। और ये टकराव यहां एकदम साफ दिखता है।
एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर जैसे दलित नेता और मुस्लिम लीग के नेता थे जो अपने अपने समुदायों के लिए पॉलिटिकल प्रोटेक्शन चाहते थे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स या अलग चुनावी क्षेत्र। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी थे, जिनके लिए ये उस एक राष्ट्र के आइडिया के ही खिलाफ था जिसे वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डर था कि ये चीज समाज को हमेशा के लिए बांट देगी। हाँ, दलित नेतृत्व के साथ एक समझौता हुआ तो जरूर, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक शांति थी। शक और अविश्वास के बीज पड़ चुके थे, खास तौर पे हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक गुटों के बीच, और यही बीज आगे के संघर्षों की जमीन तैयार कर रहे थे। तो सवाल यह है कि इतनी फूट और इतने संघर्ष के बीच एक साझा राष्ट्रीय पहचान का वो एहसास आखिर बना कैसे? और इसका जवाब सिर्फ राजनीति में नहीं है, ये छिपा है संस्कृति में, कल्पना में और इतिहास की एक नई कहानी गढ़ने में। देखिए, सिर्फ एक देश का नक्शा बना देना काफी नहीं होता। लोगों को ये महसूस भी कराना होता है कि वो एक राष्ट्र हैं। और ये कैसे होता है? साझा कहानियों से, गीतों से, प्रतीकों से। ये एक तरह से लोगों की कल्पनाओं को एक साथ बुनने जैसा था। राष्ट्र की इसी पहचान को भारत माता की छवि में भी देखा जा सकता है, और इसमें भी विविधता थी। एक तरफ अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई एक शांत आध्यात्मिक छवि है, तो वहीं दूसरी तरफ एक शक्तिशाली, थोड़ी उग्र देवी की तस्वीर है, जो राष्ट्र की दो अलग अलग कल्पनाओं का प्रतीक थीं। एक शांतिपूर्ण और दूसरी थोड़ी आक्रामक या सैन्यवादी। और ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा था। एक राष्ट्रीय पहचान को बहुत सोच समझकर बनाया जा रहा था। कैसे? लोक कथाओं को फिर से जिंदा करके, स्वराज ध्वज जैसे नए सिंबल बनाकर और भारतीय इतिहास को एक नए नजरिए से लेकर, ताकि लोगों में गर्व और एकता की भावना पैदा हो। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि भारतीय राष्ट्र किसी एक सीधे साधे विचार से पैदा नहीं हुआ। इसे तो दोहरी आग में तपाकर गढ़ा गया था। एक तरफ थी उपनिवेशवाद के खिलाफ साझा संघर्ष की धधकती आग, और दूसरी तरफ थी भारतीय समाज के अंदर ही सुलगते गहरे मतभेदों की आग। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक राष्ट्र आज़ादी के इतने अलग अलग और अक्सर एक दूसरे से टकराने वाले विचारों से मिलकर बना है, तो क्या वो कभी सच में एक हो सकता है? एकता और विविधता के बीच बैलेंस बनाने का ये संघर्ष, जो उस वक्त भारत के जन्म के केंद्र में था, वो आज भी दुनिया भर के देशों की कहानी को गढ़ रहा है।